विजिबल है? कोई भी बता दे मुझे एक बार। यस सर, विजिबल है। हाँ, बायो की क्लास हो गई हमारी। बायो की मैंने दिन में ही पढ़ा दी थी, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अब से मुझे जब भी सर मौका इसके मिलेगा, बाद नहीं होगी? बायो की क्लास हो गई है एक दिन में, रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और सर ठीक कल है, हुई थी क्लास? कल भी हुई थी। कल का कल हुई तो थी बायो की क्लास, कल फंगस आपको पढ़ाया था उसमें, और आज 20 सुबह कर दी है। रिकॉर्डिंग में जाके चेक करिए ना, रिकॉर्डिंग्स ओके बायो की। सर। ये तो केमिस्ट्री का है, जैसे कोर ग्रुप केमिस्ट्री की क्लास है, ऐसी एक दूसरी क्लास होगी आपकी जिसमें लिखा होगा कोर ग्रुप बायोलॉजी, उसके अंदर जाइए, वहाँ रिकॉर्डिंग्स में देखिए। ओके सर। बहुत से बच्चे जो हैं उनकी ये शिकायत है कि सिलेबस कहीं छूट ना जाए, स्लो चल रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखते रहिएगा। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है रिकॉर्डिंग में, वहाँ पर उसको पॉज करके क्वेश्चन मुझे लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है? और जहाँ पर समझ में नहीं आता है, लाइव क्लास में आप लोग जो जो जुड़ सकता है वो पूछ सकता है, पर एक ही टॉपिक के पीछे 5-5, 10-10 मिनट बर्बाद नहीं करेंगे आप, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा सिलेबस है आपका भाई, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ रहे हैं एल्कीन की। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले एल्कीन क्या होते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, बस आपने ये बात याद रखनी है। और n की जो शुरुआत होगी वो 2 से होगी, 1 से नहीं होगी। तो मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूँ n इज इक्वल टू 4, तो वो एल्कीन क्या बनेगा, C4H8, गलती से लग गई। ठीक है? इसमें कुछ डबल नहीं हो बॉन्ड रहा है। होगा। एक जरा माइक ऑफ कर दीजिए, कोई जिसका माइक ऑन है, डिस्टर्ब चल हो रहा है। माइक अपने अपने ऑफ कर दीजिए, जब क्वेश्चन होगा तब पूछिएगा। तो C4H8 ये एक एल्कीन हमारे पास बन गई, इसमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में, ठीक है? तो एक कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। तो ये ब्यूटीन नाम की एल्कीन होगी, ठीक है? अब इसमें जो केमिकल रिएक्शन हमको पढ़नी है वो बहुत लिमिटेड केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। कल मैंने सेडजेफ रूल वगैरह सब आपको समझा दिया था, आपको याद हो तो। आज हम केमिकल रिएक्शन में जो फर्स्ट नंबर की केमिकल रिएक्शन आती है वो आती है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन को ऐड करना, ठीक है? क्योंकि ये C डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड की वजह से जितनी भी एल्कीन होती हैं इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? तो जब आप इसमें डबल बॉन्ड में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है सिंगल बॉन्ड में, और हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, तब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब ये रिएक्शन किस तरीके से होती है हाइड्रोजनेशन की, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूँ। अब हाइड्रोजन खुद ब खुद कभी ऐड नहीं होती है, हमको एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है। यहाँ पर वो कैटलिस्ट जो होता है वो निकल नाम का एलिमेंट होता है, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो एल्कीन से आपके पास क्या बन जाता है, एल्केन। तो ये रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी है एल्कीन की, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन की भी हो सकती है।
कि एल्केन को एल्कीन से कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। हाइड्रोजनेशन इसकी पहली रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिंग हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं? एक्स, मतलब एफ हो सकता है, Cl, Br, I और At, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। तो आपने हाइलोजन अगर ऐड करना है तो वो रिएक्शन किस तरीके से होगी उसको समझते हैं। हेलोजिनेशन, हमारे पास एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन का नाम क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? इस एल्कीन का नाम क्या होगा, जल्दी बताइए। एथीन। इथीन, वेरी गुड। ठीक है, इथीन में अगर हम यहाँ पर Br2 को ऐड करते हैं, ब्रोमीन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो बिल्कुल इनर्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है। इनर्ट एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि कोई भी चीज ऐसी एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं होनी चाहिए जो रिएक्शन करे। किसके साथ? एल्कीन तो शायद रिएक्ट ना करे, लेकिन ये जो हेलोजन होते हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो हो सकता है ये रिएक्टिव हो जाए। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इनर्ट हमारा सॉल्वेंट तैयार करना पड़ता है, इनर्ट एनवायरनमेंट। ज्यादातर ड्राई ईथर हम ले लेते हैं, लेकिन आप ऐसा भी लिख देंगे इनर्ट सॉल्वेंट या इनर्ट एनवायरनमेंट, तो भी रिएक्शन चल जाएगी। तो होता क्या है रिएक्शन में, CH2 CH2, एक बॉन्ड हट जाता है और दो जगह दोनों कार्बन में खाली हो जाती है, और एक Br आके एक कार्बन के पास आके जुड़ जाता है और दूसरा दूसरे के पास। तो ये रिएक्शन जो है ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो डाइब्रोमो इथेन बन जाता है। क्या बन जाता है? डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन थी। अब यहाँ पर कहानी यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। वो क्या टेढ़ी हो जाती है कहानी, देखिए। अब हमारे पास इतना सिंपल नहीं है, अगर हमको HBr ऐड करना इस पर, मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस Br2 को मैंने मिलाया और हमारे पास एक एसिड तैयार हो गया HBr नाम का। ठीक है, HBr को जब मैं तोड़ता हूं तो ये H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूटेगा हमेशा, क्योंकि हेलोजन जो होते हैं ना X, उनमें हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज होता है। तो Cl हो तो Cl नेगेटिव, F हो तो F नेगेटिव, Br हो तो Br नेगेटिव। तो ये रूल थोड़ा सा याद रखिएगा। तो अगर किसी एल्कीन में मुझे HBr ऐड करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है, इसमें मुझे HBr ऐड करना है, तो ये जो रिएक्शन होगी ये इस तरीके से होगी कि एक हाइड्रोजन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड टूट जाएगा, एक जगह हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और एक जगह Br आके जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये जो है ये CH3 CH2 Br, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जो ये। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंप्लीफाइड रिएक्शन थी, बट इतनी सिंपल रिएक्शन होती नहीं है। कहाँ पर गड़बड़ी होती है, अब हमारे पास एक एल्कीन मान लीजिए ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैं HBr ऐड करता हूँ। अब HBr को मैं थोड़ा अलग तरीके से दिखा देता हूँ, HBr, ऑलराइट। अब मुझे ये इसमें ऐड करना है, तो हमारे पास दो यहाँ पर रास्ते हैं प्रोडक्ट बनने के। पहला तो ये है कि आप मान के चलिए, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि H पॉजिटिव है और Br क्या है, नेगेटिव है। ग्रीन वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो प्रोडक्ट बन सकता है वो ये बन सकता है कि यहाँ पर CH3 रहे, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH2I, और हमारे पास H यहाँ पर जुड़ जाए और Br यहाँ पर जुड़ जाए, पहला प्रोडक्ट। और दूसरा जो हमारे पास रिएक्शन होगी वो क्या होगी कि
CH3 ऐसे रहे, CH2, ये बॉन्ड यहाँ पर का डिसॉल्व हो गया है, ये जो बॉन्ड था यहाँ पर डिसॉल्व हो चुका है, उसकी जगह यहाँ पर और यहाँ पर 2 कार्बन के ऊपर जगह खाली हो गई है। दूसरा रिएक्शन ये हो कि यहाँ पर Br आ जाए और इधर दूसरी जगह पे H चला जाए, ऐसे। तो अब हमारे पास 2 तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्रोडक्ट नंबर 1 ऊपर वाला और ये नीचे वाला प्रोडक्ट नंबर 2। केमिस्ट्री क्या कहती है, कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए? यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज था कि प्रोडक्ट 1 बनना चाहिए या प्रोडक्ट 2 बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक रशियन साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था मार्कोवनिकॉव। तो उन्होंने रूल दिया, जिसको मार्कोनिकॉव रूल बोलते हैं। उन्होंने बोला कि हमेशा आप याद रखेंगे कि जब भी किसी एल्कीन में किसी ऐसे चीज को जोड़ेंगे जिसमें एक पॉजिटिव पार्ट हो और एक नेगेटिव पार्ट हो, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल हो और एक न्यूक्लियोफाइल हो, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा उस कार्बन के पास जाता है। यानी कि यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है वो Br है, ये हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जिसकी डिग्री ज्यादा हो। तो इसी स्ट्रक्चर में अब देखिए, फिर से इसको समझिए कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 3 ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो हमारे पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 इन दोनों में से जुड़ना था, किसको? H को और Br को। तो Br में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जिसकी डिग्री क्या हो? ज्यादा हो। तो इसीलिए Br कहाँ के जुड़ेगा? इस कार्बन के पास आके जुड़ेगा, 2 डिग्री कार्बन के पास। और हमेशा H क्या होगा? वो उस कार्बन के जो पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास डिग्री कम। तो ऊपर वाली जो हमारी रिएक्शन थी, उसके 2 प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए थे, उनमें से सेकंड नंबर का प्रोडक्ट है वो ही सही प्रोडक्ट माना जाएगा और जो फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट है वो रॉन्ग प्रोडक्ट माना जाएगा। ये रूल क्या कहलाता है? मार्कोनिकॉव रूल, याद रखिएगा। ठीक है। अब मार्कोनिकॉव रूल, थोड़ा सा इसको एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है वो भी समझा देता हूं आपको। एंटी मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉव रूल के जो उल्टा काम करे। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने यहाँ पर HBr जोड़ा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनना था पहला, जो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग बनना था, वो क्या बनेगा? CH3 CH, यहाँ पर आ जाएगा Br और यहाँ CH3, हाइड्रोजन यहाँ पर CH2 से एक और हाइड्रोजन जुड़ा तो CH3 बन गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए था। लेकिन जब हम यहाँ पर पर ऑक्साइड मिला देते हैं, याद रखिएगा क्या मिला देते हैं? पर ऑक्साइड। ठीक है, कोई भी पर ऑक्साइड मिला देंगे तो वहां पर जो प्रोडक्ट होता है वो बदल जाता है। तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा Br। ठीक है, मतलब नेगेटिव पार्ट अब जो होगा, नेगेटिव पार्ट जिसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव पार्ट जो कि यहाँ पर क्या है? Br है। तो Br जो है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये अब उस कार्बन को चुनेगा जिसकी डिग्री कम। कब? जब आप यहाँ पर परऑक्साइड मिला देते हैं। तो इस रूल को फिर हम बोल देते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो 2 तरीके के रूल होते हैं। मार्कोनिकॉव रूल जो नॉर्मली जो नेगेटिव पार्ट होता है वो किसको चुनता है मार्कोनिकॉव रूल में? जिसकी डिग्री ज्यादा हो। 2 डिग्री को प्रेफरेंस देगा, 3 डिग्री को प्रेफरेंस देगा 2 डिग्री पे, 2 डिग्री को प्रेफरेंस देगा 1 डिग्री पे। लेकिन ठीक इसका उल्टा हो जाता है किसमें? एंटी मार्कोनिकॉव रूल में। तो इससे आपके कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मार्कोनिकॉव रूल हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक, अब मार्कोनिकॉव रूल की जड़ क्या है, मतलब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हमारे पास क्या है कि कार्बोनियम आयन बनता है। जैसे हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था,
तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन के दौरान ये इस तरीके का CH सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड थे, ठीक है, वो बॉन्ड एक्चुअल में क्या थे, वो इलेक्ट्रॉन के पेयर थे, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर एक जगह चले जाते हैं, डिपेंड्स, ठीक है, कि कहाँ पर उनको खींचा गया है। तो इलेक्ट्रॉन के पेयर मान लीजिए इधर चले गए, तो हुआ क्या उसका नतीजा, यही एंटिटी किसमें कन्वर्ट हो गई, CH पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव। हल्का सा शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर, तो डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो एक आयन बनता है कार्बोनियम आयन, समझ में आया। इसमें हम इस नेगेटिव चार्ज को अक्सर नहीं दिखाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को दिखाते हैं, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन कहाँ पर है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज की बन गई, तो पॉजिटिव, ये कार्बोनियम आयन बना है। क्या बना है, कार्बोनियम आयन। हमेशा जो भी पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके पीछे ईएम लगता है। जैसे देखिए कैल्शियम, कैल्शियम ईएम, तो Ca पॉजिटिव। सोडियम ईएम लगा, Na पॉजिटिव। ये रूल याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कार्बोनियम आयन, कार्बन का आयन बना, क्योंकि ईएम पीछे लगाए तो पॉजिटिव बनेगा। तो ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बना। कार्बोनियम आयन की जो डिग्री होती है वो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, 2 डिग्री और 1 डिग्री स्टेबिलिटी के बेसिस पे उसके सीरीज ये होती है कि स्टेबल अगर देखा जाए, स्टेबिलिटी 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो कभी भी कोई रिएक्शन होती है तो वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ही होती है। इसीलिए मार्कोनिकॉव रूल इस तरीके से होता है कि 3 डिग्री को प्रेफरेंस दी जाती है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री को प्रेफरेंस दी जाती है 1 डिग्री से। कब, जब कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब रिएक्शन है आपकी नेक्स्ट, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन क्या है, ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेगी, ये बात याद रखिएगा। एंटी मार्कोनिकॉव रूल जो है उसको फॉलो करती है। हमारे पास एक एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मान लीजिए इस एल्कीन के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है। तो मैं यहां पर इसमें मिला देता हूं BH3, ठीक है, बोरेन। तो होता क्या है कि जितने भी हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पर रिप्लेस हो जाते हैं, किससे, एल्काइल ग्रुप से। तो बी ऐसे ही रहता है, उसके बदले ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर। तो CH3 CH2 CH2 के 3 जुड़ जाते हैं, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाके इनके साथ जुड़ के CH को CH2 बना देता है, ठीक है। इस तरीके से ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। अब जब आप इसमें क्या मिलाएंगे, पेरोक्साइड मिलाएंगे, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉव रूल है, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या, जैसे ही आप पेरोक्साइड मिलाते हैं तो हमारे पास अल्कोहल बन जाता है CH3 CH2 CH2OH। अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, साथ में हमारे पास H3BO3 मॉलिक्यूल अलग निकल जाता है। तो ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कहलाती है। क्यों इसको एंटी मार्कोनिकॉव रूल बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि शुरू में हमारे पास कंपाउंड जो था वो ये था, CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब भी आपको अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप नेगेटिव जोड़ना था तो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग उसने कहाँ जोड़ना था, यहाँ जोड़ना था। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कहाँ जुड़ रहा है वो, हमारे पास जुड़ रहा है वो इस कार्बन में, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ऊपर अगर आप देखें रिएक्शन तो ये OH ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन ये है। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो है आप सिंपल से याद रखिएगा कि एल्कीन से, किससे, एल्कीन से अल्कोहल बनाने की रिएक्शन है, जिसमें सबसे पहले BH3 जोड़ते हैं और साथ में क्या मिलाते हैं, पेरोक्साइड, किसी भी एल्कीन में, तो वह अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कन्वर्जन एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद रिएक्शन आती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इसको रिडक्शन लिखते हैं।
क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन में? देखिए हमारे पास एक एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन का नाम क्या है, कोई मुझे बता सकता है? बार बार हम इस एग्जांपल को यूज कर रहे हैं, इसका नाम बताइए। प्रोपेन। प्रोपेन नहीं होगा, प्रोपीन। प्रोपीन, डबल बॉन्ड है ना, इन लगेगा। प्रोप एन तो एल्केन के केस में होता है। प्रोपीन, ठीक बोला आपने, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सफिक्स का, ठीक है। प्रोपीन है, यही एग्जांपल हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट मिलाते हैं। वो क्या होता है, मरकरी तो Hg होता है, OAC से एसीटेट को हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है मर्क्यूरिक एसिड का, और साथ में पानी, थोड़ा सा एनवायरनमेंट पानी का बीच में चाहिए होता है। क्लियर है? जब ये रिएक्शन होती है प्रोपीन से, जब आप मर्क्यूरिक एसीटेट इसमें मिलाते हैं, और साथ में एक कंपाउंड और इसमें जरूरत पड़ती है रिएक्शन के लिए, जिसको बोलते हैं NaBH4, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कोहल बनता है मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। CH3 CH CH 3 और यहाँ OH। तो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग अगर आपने अल्कोहल बनाना है तो वहां पर हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर जो हमने हाइड्रोबोरेशन पढ़ी थी वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग अल्कोहल बनाने के लिए पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें इपॉक्साइडेशन। इपॉक्साइडेशन, अब इपॉक्साइडेशन से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है A और A2 का मॉलिक्यूल, और इसमें मैं ऑक्सीजन को जोड़ता हूं, तो ऑक्सीजन के साथ ये A इस तरीके से जुड़ जाता है, ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाता है। तो हम बोलेंगे कि A की यहां पर क्या बन गई है, ऑक्साइड, या किसी भी तरीके से जुड़ जाता है ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे A की ऑक्साइड हमारे पास बन के तैयार हो गई है। लेकिन अगर यही A और A आपस में जुड़े रहें और साथ में ऑक्सीजन भी इनके साथ जुड़ जाए, मतलब A के बीच की बॉन्डिंग में कोई फर्क ना आए, तो तब इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं इपॉक्साइड। क्या बोल देते हैं, इपॉक्साइड्स। जितने भी गोंद जो मिलते हैं मैट, फर्श वर्श चिपकाने के लिए, टाइल्स चिपकाने के लिए, उनमें इपॉक्साइड बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इपॉक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आप समझ गए होंगे इपॉक्साइड क्या होता है। इपॉक्साइड कैसे बनाई जाती है ये एल्कीन से, वो हम थोड़ा सा भी सीख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन, ठीक है। हम क्या करते हैं, इपॉक्साइड बनानी है तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हम सिल्वर मिला देते हैं Ag, ठीक है। तो हमारे पास इपॉक्साइड तैयार हो जाती है CH3 CH CH2, और यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीजन, इपॉक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड था, इसका नाम, कॉमन नेम क्या है इसका, प्रोपाइलीन, कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या है इसका, प्रोपीन, ठीक है। ये IUPAC नेम है, IUPAC। और ऊपर वाला प्रोपाइलीन, इथाइलीन, मिथाइलीन, इस तरीके का जो होता है नाम, मिथाइलीन तो नहीं होता खैर, क्योंकि पहला कंपाउंड ही 2 से स्टार्ट हुआ है। तो इथाइलीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन, इस तरीके के जो नाम होते हैं वो कॉमन नेम होते हैं। तो कॉमन नेम से ही इपॉक्साइड्स के नेम लिए जाते हैं। इपॉक्साइड्स में कॉमन नेम के आगे ऑक्साइड लग जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलीन ऑक्साइड। ये इपॉक्साइड फॉर्मेशन होती है तब जब सिल्वर के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, देखिए
O2 जो होता है ये ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन। और वहीं अगर O3 होगा तो हम इसको ओजोन बोल देते हैं। ओजोन लेयर हर बायोलॉजिस्ट को पता होता है, हर एनवायरनमेंट वाले को पता होता है कि अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर में जो सबसे टॉप लेयर होती है वो ओजोन की होती है, जो हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है सन के। ठीक है, यही तो होती है ओजोन। ओजोन बड़ी रिएक्टिव होती है, उसी के बारे में अब ये यहाँ पर थोड़ा सा हम समझेंगे कि किस तरीके से एल्कीन के साथ इसका रिएक्शन होता है। तो हमारे पास एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस एल्कीन का नाम है इथीन। अब इसमें मैं मिला देता हूं ओजोन O3, साथ में कैटलिस्ट जिंक को यूज करता हूं पानी के साथ। कैटलिस्ट जो है जिंक को यूज किया, तो हुआ क्या कि यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो एक CH2 अपने डबल बॉन्ड को लेके अलग हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, और दूसरा वाला भी CH2 अपने डबल बॉन्ड को लेके इस तरीके से चला जाएगा। सिंपल रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। लेकिन यही रिएक्शन थोड़े कॉम्प्लेक्स एल्कीन में कैसे होगी उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एल्कीन है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3। ये एक कॉम्प्लेक्स एल्कीन है। कोई मुझे इस एल्कीन का नाम बता सकता है? कोई भी इसका नेम बताइए। चलिए, टास्क। वन टू हाँ डाई प्रोपीन। ठीक है। 1,2 डाई मिथाइल प्रोपीन। हाँ, अब देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम किस कार्बन को देंगे? या तो इसको देंगे या इसको देंगे या इसको देंगे। ठीक है, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, सभी जगह से पड़ेगा, तो हम फर्स्ट नंबर इसको देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन। ठीक है, तो थर्ड कार्बन पे हमारे पास कौन सा ग्रुप जुड़ा है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल होगा। 4 कार्बन लंबी चेन है तो ब्यूट होगा। और सेकंड पे क्या है? इन ग्रुप है, ब्यूट 2 इन, या 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन भी बोल देते हैं, या ब्यूट 2 इन, ये इसका नाम होगा। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए ये कंपाउंड है, और अब हमने इसमें क्या करना है? ओजोन मिलाना है। तो अब क्या रिएक्शन होगी? जब हम इसमें ओजोन मिलाते हैं O3, अगेन वही Zn और H2O की प्रेजेंस पे, तो सेम वही चीज होती है कि बॉन्ड यहां से टूटता है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड O, ये तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर आएगा। और दूसरा वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? ये CH3 आएगा, ये C आएगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएंगे। ये बात आपने याद रखी कि कीटोन बनेगा और क्या बनेगा? एल्डिहाइड। अब कौन सा कीटोन बनेगा, कौन सा एल्डिहाइड, ये थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, और ये जो है ये 2 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन वाला जो होता है वो कीटोन बनाएगा। याद रखिएगा, 3 डिग्री कार्बन वाला क्या बनाएगा? कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला होता है RCr डबल बॉन्ड O। ठीक है, 2 डिग्री कार्बन वाला जो होगा वो एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, कैसे बनाएगा 2 डिग्री कार्बन वाला? देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन आगे जुड़ गया, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की खास बात ये होती है कि उसमें CHO ग्रुप जुड़ा होता है, यहाँ पर ये CHO। और अगर 1 डिग्री वाला कार्बन हुआ आपके पास तो वो सिर्फ CO2 बनाता है। तो ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, ये है ओजोनोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन मतलब एडिंग ऑफ वाटर। अब देखिए, हमारे पास एक एल्कीन है
इसमें मैंने पानी डाल दिया और साथ में एसिडिक एनवायरनमेंट रखा, उसके लिए H2SO4 का यूज किया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हुई, अब H2SO4 की कहानी समझ लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, वो HOSO3H इस तरीके से होता है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड टूटता है तो वो H पॉजिटिव प्लस OSO3H नेगेटिव में टूटता है। ठीक है, नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर होता है। यहां पर भी क्या होगा कि ये नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करते हुए कहा जाएगा, CH3 के पास CH और यहाँ CH2, हाइड्रोजन यहाँ चला गया हमारे पास, ये CH3 बन गया, CH2 था, और नेगेटिव पार्ट OSO3H इस कार्बन के पास आ गया मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करते करते। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये स्टेबल नहीं होता है, तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये SO3H वापस यहाँ से एक हाइड्रोजन चुराता है इधर से और कंपाउंड बना देता है हमारे पास CH3 CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ OH। तो अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है जब भी आप एसिड के साथ पानी को मिलाते हैं। कोई भी एल्कीन होगा, याद रखिएगा, कोई भी एल्कीन होगा उसमें अगर आप पानी मिलाएंगे और साथ में एसिड मिलाएंगे, H2SO4 या कोई भी एसिड, तो वो आपको क्या दे देगा, अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा वाला अल्कोहल देगा, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। बस इतना ही आपने याद रखना है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन है। हाइड्रोक्साइल, याद रखिएगा OH ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है। तो इसको कैसे जोड़ा जाए, OH ग्रुप जहां पर भी जुड़ेगा वहां पर अल्कोहल ही बनाएगा। तो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब OH ग्रुप जब आप जोड़ते हैं ना, तो आपको यहां पर याद रखिएगा KMnO4 की जरूरत पड़ती है। किसकी, KMnO4 की। तो हमने इसमें KMnO4 मिला दिया, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, एक कंडीशन ये लगाई कि पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर ठंडा यूज किया, और एक कंडीशन ये लगाई कि पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर हॉट यूज किया। ठीक है, जब आप कोल्ड पोटेशियम परमैंगनेट लगाते हैं और यहाँ पर ये रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास कोल्ड में रिएक्शन इस तरीके की बन जाती है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक OH यहाँ पर जुड़ जाता है और एक OH इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। दोनों कार्बन के साथ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन वहीं जहां आप हॉट KMnO4 यूज करते हैं, तो वहां पर कहानी थोड़ी बदल जाती है। कहानी क्या बदल जाती है कि हमारे पास CH3C OH तो यहाँ पर जुड़ेगा और साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, ठीक उस पॉइंट पे बॉन्ड यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यहाँ पर ऐसे। ठीक, तो ये वाला पार्ट अपना OH लेके चला गया और दूसरा वाला जो बचता है, क्योंकि वो 1 डिग्री है, वो अपना CO2 बना देता है और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो हॉट KMnO4 वाली रिएक्शन जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में कोल्ड KMnO4 वाली रिएक्शन है। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लास्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है ये, और इस मॉलिक्यूल के मेरे पास बहुत सारे, मेरे पास बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, n टाइम्स ऑफ दिस। और इसको मैं अगर हीट देके या केमिकल ट्रीटमेंट से आपस में जोड़ूं, तो ये आपस में इस तरीके से जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन ये कब तक जुड़ेंगे, n टाइम्स, क्योंकि आपने यहाँ पर n यूज किया है। ठीक है, तो मेरे पास एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये मेरे पास इस एल्कीन के
n मॉलिक्यूल है। कौन सी एल्कीन है? इथीन। और मैं इसको पॉलीमराइज करता हूँ, गर्म करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये जुड़ जाएगी, कब तक? n टाइम्स। तो ये हमारे पास जो बन के आएगी वो होगी पॉलीथीन। तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, जुड़ते हुए चले जाएंगे ये मॉलिक्यूल, ठीक है। अब दो चीजें आपने एल्कीन में याद रखनी है। जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द वाले जो कार्बन होते हैं, जैसे कि ये और ये रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, जो मैं रेड कलर से आपको कार्बन दिखा रहा हूं, ये पोजीशन विनाइल पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? विनाइलिक पोजीशन, विनाइल पोजीशन। और जो ग्रीन कलर का कार्बन है जो एडजेसेंट होता है डबल बॉन्ड से, वो एलिलिक पोजीशन कहलाती है, एलिलिक पोजीशन। तो हमारे पास एल्कीन के अंदर ऐसी रिएक्शन भी मौजूद होती हैं कि जहां पर विनाइलिक रिएक्शंस हो, और हमारे पास एल्कीन के अंदर ऐसी वैरायटी ऑफ रिएक्शंस भी होती हैं जो एलिलिक रिएक्शंस भी हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एलिलिक रिएक्शन की एक समझाता हूँ, एक रिएक्शन। जैसे थोड़ी देर पहले इसी कंपाउंड को देखिए, बहुत अच्छे से देखिएगा कि हमारे पास एक कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पहली या दूसरी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं इसमें Cl जोड़ूं, क्लोरीन जोड़ूं, तो वो किस तरीके से जुड़ता है? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक Cl यहाँ पर आ जाता है, एक Cl यहाँ पर आ जाता है। नॉर्मल रिएक्शन यही होती है। ये जो रिएक्शन थी ये विनाइलिक रिएक्शन थी। अब इसी रिएक्शन को अगर मुझे एलिलिक रिएक्शन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Cl2 के साथ साथ टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है। 100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर कर दो या इससे भी ज्यादा कर दो तो ये रिएक्शन पलट जाती है। तो Cl यहाँ आके जुड़ जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो रिएक्शन हुई ये एलिलिक पोजीशन पे रिएक्शन हुई। तो एलिलिक और विनाइलिक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कुछ पूछना है इसमें? सर एक बार फिर समझा दीजिए। रेड कलर वाली पोजीशन जो दिख रही है वो विनाइलिक पोजीशन है, डबल बॉन्ड के अगल बगल। ग्रीन कलर वाली जो पोजीशन है वो एलिलिक पोजीशन है। नॉर्मल रिएक्शन जब आप करते हैं तो वो विनाइलिक रिएक्शंस होती है। नॉर्मल डबल बॉन्ड टूटते हैं, उनके अगल बगल वाले कार्बन जितने भी होते हैं उनमें वो रिएक्शंस होती हैं, एडिशन होता है। लेकिन अगर आपको एलिलिक पोजीशन पे, इस पोजीशन पे रिएक्शन करानी है तो उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है। जैसे हमने क्लोरीन को ऐड किया, नॉर्मल अगर क्लोरीन को आप ऐड करते तो वो क्लोरीन हमेशा विनाइलिक पोजीशन पे जाके ऐड होता, ठीक है। और अगर आप कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पर 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या बहुत ज़्यादा इसको हीट कर देते हैं तो यही रिएक्शन विनाइलिक से कन्वर्ट हो जाती है एलिलिक पे, और इस कार्बन में जाके, ग्रीन कलर वाले कार्बन पे जाके हमारा क्या हो रहा है? क्लोरीन आके जुड़ गया है, जबकि उसको जुड़ना कहाँ चाहिए था? रेड कलर वाले कार्बन पे जुड़ना चाहिए था, विनाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन के यूजेस, इथाइलिन और प्रोपाइलिन के यूजेस। इथाइलिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके इंडस्ट्रियल यूजेस क्या है? सबसे बड़ा यूज तो ये है कि ये पॉलीमर बनाने के काम आता है, ठीक है। कौन कौन से पॉलीमर? जैसे PVC होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीथीन बनाने के काम आता है इंडस्ट्री में, और EPR बनाने के काम आता है। आपको EPR कभी आप लोगों ने नाम सुना है? EPR, इसको बोलते हैं इथाइलिन प्रोपाइलिन रबर। क्या बोलते हैं? इथाइलिन प्रोपाइलिन रबर। आप जूते जो पहनते हैं ना अपने, उन जूतों के नीचे जो सोल होता है वो EPR का ही बना हुआ होता है। जितने महंगे जूते आप पहन लीजिए, सस्ते जूते पहन लीजिए, अच्छा अगर उसमें पॉलीमर होगा तो EPR ही होगा, इथाइलिन प्रोपाइलिन रबर। रेनकोट भी इस EPR से बनते हैं, और जूते के सोल जो होते हैं वो बनते हैं, पर्स बनते हैं, पाइप बनते हैं बहुत सारे EPR से।
तो ईपीआर का बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है प्रोपाइलीन। ये हमारे पास प्रोपाइलीन है। अब इसका इंडस्ट्रियल यूज क्या है, ये भी ईपीआर बनाने के काम आती है, याद रखिएगा। साथ में ये एसीटोन बनाने के काम भी आती है। ठीक है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा इसका यूज वो लगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आप रबिंग अल्कोहल भी बोलते हैं। रबिंग अल्कोहल, ये वही अल्कोहल है जो इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर एक रुई में लगा के भिगो के आपके हाथ में लगाता है। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण, सफाई के लिए। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घर में ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की 100 ml की बोतल होनी चाहिए। कभी चोट लग जाए तो रुई में भिगो के साफ सफाई करने के काम आता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब यहां पर आपका एक और टॉपिक आता है इसमें नेक्स्ट, जो है साइक्लो एल्कीन। इस तरीके के होंगे साइक्लो एल्कीन, इनमें बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये जो कंपाउंड होते हैं इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, 1 2 3 मैथ एथ प्रोप, तो इसका नाम प्रोपीन तो होगा ही होगा, साथ में साइक्लो लग जाएगा, साइक्लो प्रोपीन। फर्स्ट पोजीशन पे ही इसमें डबल बॉन्ड माना जाएगा। अब हमारे पास अगर ये इस तरीके का कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, तो आप फर्स्ट पोजीशन इसको दे दीजिए। अब सेकंड पोजीशन किसको होगी, इसको होगी। थर्ड पोजीशन इसको होगी, फोर्थ पोजीशन इसको। ऐसे नहीं जाएंगे, उल्टा नहीं जाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन है तो ये ब्यूटीन, ब्यूट डाइईन तो होगा ही होगा। अब कौन कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है और थर्ड पोजीशन पे है, तो साइक्लो ब्यूट 1,3 डाइईन, क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लो ब्यूट 1,3 डाई। बस, इसके अलावा और कोई एग्जांपल इसमें नहीं आएगा। अब एग्जाम में देखिए एक टॉपिक है डाइईन, ये जरूर आएगा। डाइईन कितनी तरीके की होती है, जब एक कार्बन चेन में, एक कार्बन चेन है, जैसे ये है हमारे पास कार्बन चेन, इसमें एक डबल बॉन्ड है और एक और डबल बॉन्ड आ जाए, तो 2 डबल बॉन्ड जब आ जाते हैं तो ऐसे कंपाउंड डाइईन कहलाते हैं। अच्छा, मजेदार बात क्या है डाइईन पढ़ने में, देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है, उस बेसिस पर डाइईन की क्लासिफिकेशन है। मान लीजिए हमारे पास 3 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन, दोनों जगह डबल बॉन्ड है, एक पोजीशन ये हो गई। अब हमारे पास दूसरी पोजीशन ये है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है और एक डबल बॉन्ड यहाँ है, तो 2 कंडीशन ये हो गई। और तीसरी जो कंडीशन आ गई वो इस तरीके की आ गई कि हमारे पास थोड़ी लंबी चेन है और डबल बॉन्ड जरा दूर है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, 3 हमारे पास अलग अलग कंडीशन है। तो जो फर्स्ट कंडीशन आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड डाइईन्स, अगल बगल बिल्कुल, ठीक है, जो बिल्कुल अगल बगल हो दे आर कॉल्ड क्यूमुलेटेड। जो जरा एक कार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड जो हो वो बीच में आ जाए और दूरी जरा सा बढ़ जाए तो ऐसे डाइईन्स को बोलते हैं कंजुगेटेड, कंजुगेटेड। और जिसमें डबल बॉन्ड थोड़ी दूरी पे हो तो ऐसे डाइईन्स को बोला जाता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का एक और नाम होता है, आप बोल दीजिए इसको नॉन कंजुगेटेड। बस इसमें यही था। अब इसका एक एग्जाम्पल होता है जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल, ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल। ब्यूटाडाइन क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, दैट दिस इज ब्यूटाडाइन। अब ब्यूटाडाइन बनाने की जो प्रोसेस है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी होती है
कि हेलोजन से बनना। हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन जुड़ा हुआ है और इस पोजीशन पे भी हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो यहाँ पर आप क्या मिला दीजिए, KOH, अल्कोहलिक KOH मिला दीजिए। ठीक है, अल्कोहलिक KOH से क्या होता है, डबल बॉन्ड इंड्यूस हो जाता है। तो आपके पास बन जाएगा कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो डाइईन आपकी बनके तैयार हो गई। अब सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास कि हमारे पास अल्कोहल है, डाइऑल, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। क्लोरीन की जगह यहाँ पर OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब हम क्या करें कि ये डबल बॉन्ड आ जाए, आपको OH ग्रुप हटाना है। इसको हटाने के लिए आप क्या करिए, एसिडिक एनवायरनमेंट में, H पॉजिटिव एनवायरनमेंट में इसको हीट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड इंड्यूस हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड तैयार हो गया। और अगर आपके पास सिंपल एल्केन है, कुछ नहीं है आपके पास, सिर्फ एल्केन है इस तरीके की, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम है मेथ एट प्रॉप ब्यूटेन। अगर आपके पास सिर्फ अल्कोहल है तो यहाँ पर एक स्पेशल आप इसमें मिलाते हैं क्रोमियम की ऑक्साइड Cr2O3 और साथ में आप एल्यूमिनियम की ऑक्साइड Al2O3 ये मिलाते हैं, तो आपका डाइईन तैयार हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये ब्यूटाडाइन तैयार हो। अच्छा, हमने ऊपर एग्जांपल दिए, इस अल्कोहल का नाम क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो क्या नाम होगा इसका, 1,4 ब्यूटेन डाइऑल। और वहीं इसका ऊपर नाम क्या होगा क्लोरीन वाले का, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, डाइक्लोरोब्यूटेन। तो ये आपकी यहां पर डाइईन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब एक बार सिलेबस देख लेता हूं मैं, अगर मैं कुछ भूल नहीं रहा हूं तो उसमें एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दूंगा। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ब्यूटेडाइन की, वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ब्यूटेडाइन किस तरीके से रिएक्शन करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली केमिकल प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में इसमें दी है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम, ब्यूटाडाइन की। ठीक है, तो हमारे पास ब्यूटाडाइन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, एक तरीका और बता देता हूं इस स्ट्रक्चर को बनाने का, ये ऐसे भी बन सकता है, फर्स्ट कार्बन थर्ड फोर्थ, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ, ये और ये ऊपर वाला दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो जब आप यहां पर क्या करते हैं, इसमें रिएक्शन करते हैं, खासकर पर ऑक्साइड मिलाते हैं इसमें और इसको हीट करते हैं, तो ये पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉलीमर में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। मजेदार बात क्या है इस रिएक्शन में, मजेदार बात ये है कि इसमें डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये इस पोजीशन पे जो साइड पे डबल बॉन्ड था वो बीच में शिफ्ट हो जाता है और इसका n टाइम्स रिपीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पक्का, स्टार लगा देता हूं, ये पक्का आएगा आपका एग्जाम में। रिएक्शन आएगा कि पॉलीमराइजेशन ब्यूटाडाइन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बहुत से लोग ये करके आएंगे आंसर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, 4 बार ये करके आएंगे और इसको n टाइम्स रिपीट करेंगे। ये गलत होगा, याद रखिएगा बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कभी मत भूलिएगा इस चीज को। तो पहली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ब्यूटाडाइन की ये होती है। सेकंड रिएक्शन जो आपके सिलेबस में दे रखी है वो है
1,2 एंड 1,4 एडिशन रिएक्शन। अब ये 1,2 1,4 क्या है? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। या तो कोई भी चीज आके जुड़ेगी 1 और 2 पोजीशन पे या 1 और 4 पोजीशन पे आके जुड़ेगी, तो वो हम सीखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आप इसमें इस कंपाउंड में हाइड्रोजन मिला दें, सिंपल H2 प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो आपके पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं। पहला प्रोडक्ट है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। प्लस दूसरा प्रोडक्ट आपका जो तैयार होता है वो ये होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। जब इस तरीके का प्रोडक्ट होता है, जब यहाँ का सिंगल बॉन्ड टूटता है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन आके जुड़ते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को 1,2 एडिशन बोलते हैं, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड शिफ्ट होके बीच में आ जाता है और हाइड्रोजन सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे ही ऐड हो रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को 1,4 एडिशन बोला जाता है, ठीक है। 1,2 और 1,4 एडिशन। डबल बॉन्ड यहाँ पर देखिए बीच में शिफ्ट हो गया है इस पोजीशन पे, जबकि डबल बॉन्ड कहाँ हुआ करता था? साइड में, बीच में शिफ्ट हो गया है 1,4 एडिशन में। लास्ट टॉपिक जो है आपका इसमें वो है डायल्स। डायल्स ये क्या होते हैं? मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, ये ब्यूटाडाइन। अब मैं इसमें एक एल्कीन मिला देता हूं, मतलब मेरे पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिला देता हूं, तो ये जो कंपाउंड होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर में, इस तरीके से। जो बेंजीन रिंग तो होगा नहीं, ठीक है, जो बेंजीन रिंग तो होगा नहीं, इस तरीके का एक कंपाउंड हमारा बन जाएगा। इस तरीके के कंपाउंड को बोलते हैं एडक्ट। क्या बोलते हैं? एडक्ट, ठीक है। ये है क्या एक्चुअल में? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन, ठीक। तो ब्यूटाडाइन में अगर आप इथीन मिलाते हैं तो आपका एडक्ट बन जाता है, साइक्लोहेक्सीन बन जाता है। यहां पर आपका एल्कीन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो मुझसे भी पूछ लीजिए, अदरवाइज इसको दोबारा अगर आप पढ़ के वीडियो देख के अपने नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो चैट्स में लिख के क्वेश्चन भेज दीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शंस आपको यहाँ पर बता रखी है, कोई टफ नहीं है। मेरे पास एल्कीन के करीब 7 या 8 पेज थे, जिनको समराइज करके मैंने 1.5 या 2 पेज में समराइज करके आपको पूरा टॉपिक बता दिया है। अब ये समुंदर की तरह है केमिस्ट्री, रिएक्शन जितनी पढ़ो उतनी कम है, तो हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा मुझसे चैट्स में। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है अभी? सर यही रिएक्शन एक बार वापस से बता लास्ट वाली ये? हाँ सर ये, हाँ अच्छा ठीक है, एडक्ट वाली ना। देखिए क्या हो रहा है, सर। ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है यहाँ पर, ये क्या है? डाईईन है, ब्यूटाडाइन। इसको दरअसल आप जितनी भी किताबें पढ़ेंगी या कभी भी पढ़ेंगी तो इसको, इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी दर्शाया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो जब आप इसमें क्या मिलाते हैं? कोई भी एल्कीन मिलाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होता है? प्रोडक्ट तैयार हो जाता है साइक्लोहेक्सीन, जिसमें 4 कार्बन तो आपको यहीं से मिल जाते हैं और 5वां कार्बन और 6ठा कार्बन आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्ड तैयार हो जाते हैं, ठीक। तो ये जो कंपाउंड होता है इसी को एडक्ट बोला गया है। समझ में आ गया? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडक्ट फॉर्मेशन, इसको साइक्लोहेक्सीन बोला गया है, ठीक है। फिर कल पढ़ते हैं बायोलॉजी में। कल सुबह 11 बजे के आसपास पढ़ा दूंगा, आपसे ऐसा ही करेंगे, सुबह सुबह पढ़ा दूंगा। अगर इन केस 11 सुबह बजे क्लास, तो रीजनिंग की क्लास है।
रीजनिंग की? अरे तो क्या फर्क पड़ रहा है, Yes, आपके sir. पास तो यहाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, ठीक है, आप उसकी चिंता मत Okay. करिए, हम रिकॉर्डिंग उसमें डाल देंगे। जब मेरे पास समय होगा, किसी दिन एक रिकॉर्डिंग, किसी दिन दो दो तीन तीन रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा मैं। पिछली बार मैंने बैच ऐसे ही पढ़ाए थे, ठीक है, कभी कभी मैं दो दो रिकॉर्डिंग भी एक दिन की डाल देता था कुछ ग्रुप्स में। तो आप लोग के सिलेबस पूरा कराना अच्छे से, वो है हमारी जिम्मेदारी, बढ़िया तरीके से वो हम कराएंगे, आप उसके बारे में निश्चिंत रहिए। आप क्या करिएगा कि जैसे ही वीडियो आपको वहाँ रिकॉर्डिंग्स में दिखने लग जाए, आप ओपन करके अपनी कॉपी पेन खोल के अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते हुए पढ़ते रहिए, पॉज करते हुए, यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप चैट्स में क्वेश्चन लिख के भेजिए, या नेक्स्ट डे कभी भी क्लास होगी उसमें आप लाइव पूछिए। केमिस्ट्री का भी हम थोड़ा टाइम चेंज कर देंगे अब आपका। एक बार मुझे जरा अपने टाइमिंग बता दीजिए, कौन सी क्लास कब है, थोड़ा हम शिफ्ट कर लेंगे ना उस अकॉर्डिंग। कब कब होती है आपकी क्लासेस, बताइए जरा, मैं नोट कर लेता हूँ। सर रीजनिंग जीके 11 से 1 तक होती है। रीजनिंग और जीके जो है वो 11 बजे से 1 बजे तक होती है, 1 बजे बस तक यही तो होती होगा। है। फिर साइंस हाँ सर। और और पेडागोजी। शाम को वही है, 6 बजे 7 बजे से और 8 बजे तक वो होती है, पेडागोजी होती है हमारी। पर कल तो 6 बजे से हो गई थी पैडा कॉलेज, पेडागोजी कितने इसलिए बजे से हो रही बायो है? कल छह पेडागोजी बजे से शाम, हुई थी ना, इसलिए बायो की क्लास का कोई नोटिस मतलब लाइव तो आ रहे थे तो पर दिखा नहीं रही थी लाइव चल रही है। अच्छा, पेडागोजी जो है वो 6 से 7 तक हो रही है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, फिर आप बायोलॉजी कब पढ़ना चाह रहे हैं ये बताइए तो जरा। यस सर। कब पढ़ना चाह रहे हैं, कौन से कितने बजे पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग? सर मॉर्निंग में। कितने बजे, टाइम बताइए। मॉर्निंग में कर दो सर। हाँ हाँ, टाइम ऑफ कोर्स, टाइम बताइए। 9 बजे, 10 बजे, या अच्छा वो तो लेट हो जाएगा आप लोग के लिए। सुबह 6 बजे कह रहे हैं, 6-7 बजे? सर 6 या 7 बजे तक। हाँ सर, सुबह 6 बजे भी कर दो तो। 5 या 6 या 6 से 7 कोई भी टाइमिंग। 6 से 7 ठीक है सर। 6 से 7 तो ठीक है ना, बट मैं सोता ही 2-2:30 बजे हूँ, तो मैं उठूंगा कब, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। तो सर यही टाइम ठीक है फिर। चलिए मैं देखता हूँ अब इसका। केमिस्ट्री तो फिलहाल आपकी अभी ये 4 बजे से चल रही है, लेकिन अभी मेरे ना देखिए 1 तारीख से मेरे अपने बैच यहाँ बहुत शुरू हो जाएंगे। शाम को 4 बजे बाद मैं बहुत एंगेज हो जाता हूँ अपने यहाँ लाइव क्लासेस में। तो शाम को फिर केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का आपका सुबह ही शिफ्ट करना पड़ेगा। चलिए करेंगे जैसा भी होता है, मैं वीडियो तो डाल ही दूंगा, लेकिन टाइम एक फिक्स कर लेंगे। सर आज Anyway, बायो की कल क्लास नहीं है। बायोलॉजी की क्लास तो मैंने आज पढ़ा दी है, आप रिकॉर्डिंग देखिए। उसमें आज हमने आपको फंगल प्लांट डिजीजेस के बारे में बताया कि प्लांट्स में जो बीमारियां होती है फंगस की वजह से। छोटा सा टॉपिक है, कुछ बहुत ज़्यादा उस पर आप अहमियत मत रखिएगा, वो पढ़ लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा वीडियो में। कल जो आपकी क्लास जी। होगी वो एल्गी वगैरह से स्टार्ट हो जाएगी, जो मेन बॉटनी जिसको आप बोलते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, ये सब आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और कल की आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास रहेगी वो एल्काइंस पे रहेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।